जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए साइंस प्लस जीके का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न साथियों शामिल हैं जो पेपर में छपने वाले होते हैं। साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न साथियों रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों देखिए, इस बात को याद रखिएगा। साथियों ज्यादा समय न बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। साथियों आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो किस तिथि को शुरू हुआ था। तो वो बच्चों 10 मई 1857 की क्रांति, आप जानते हैं 10 मई 1857 को शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया था? यूपी के मेरठ से, यूपी के मेरठ जिले से शुरू किया गया था और मंगल पांडे ने शुरू किया था। किस लिए साथियों? क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस निकालने से मना करने पर यह विद्रोह भैया साथियों स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया था। समझ गए ना? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 10 मई 1857। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है। इनमें से किसने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था? लाल कुर्ती नामक आंदोलन किसने भैया चलाया? लाल कुर्ती नामक आंदोलन जो है चलाया खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। इनको साथियों सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, इन्हीं को सब कहा जाता है साथियों। किसको? इन्हीं को, खान अब्दुल गफ्फार को ही कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए भैया, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये आप जानते, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। और साथियों ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना है, बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आपका ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब साथियों। और संयुक्त राज्य अमेरिका से साथियों क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार लिए गए हैं साथियों। ये बात जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो जान जाइए। और साथियों ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, ये सभी साथियों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। आपका उत्तर ऑप्शन ए होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। ये रहा, कहता इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। तो भैया ये जो पदच्युत का मतलब है पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए इसका अर्थ होता है। पद से हटाने के लिए इसका मतलब होता है। किसको भैया पद से हटाने के लिए महाभियोग लागू नहीं होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो साथियों प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगता है। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है सही जवाब। आपका चौथे नंबर का साथियों ऑप्शन बी होता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये रहा, कहता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? 3, 5, 4, 6। तो कितने राज्यों से बच्चों जुड़ी हुई हैं ये आप ही बता दीजिए। देखिए भैया भारत के राज्य जो बांग्लादेश से जुड़े हुए उनकी संख्या कितनी है? वो साथियों कौन कौन जुड़े हैं देखिए। असम एक हो गया, असम, और बच्चे कौन हो गया? और एक हो गया वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और एक हो गया मिजोरम, एक हो गया मिजोरम।
मिजोरम, और एक कौन लगता है, एक लगता है मेघालय, एक लगता है मेघालय, ठीक, ये हो गया मेघालय। और कोई लगता है, और कोई एक बच्चा त्रिपुरा भी लगता है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये कितने हो गए, इतने लगते, एक दो तीन चार पांच, पांच राज्यों की सीमा बच्चों किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। यही साथियों ये राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। और बात करें बांग्लादेश की राजधानी साथियों क्या है, बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा, ये साथियों आपको कमेंट करके बताना है, मुद्रा और राजधानी इसकी आपको कमेंट करके बतलाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, ये करेंट का एक प्रकार से है, करेंट का साथियों देखिए क्या कहता, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता 31 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ एशिया की सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2024 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, ये आपको बता, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मोहन बागान सुपर जायंट, ईस्ट बंगाल, बंगलुरु एफसी। तो देखिए बच्चों 31 अगस्त 2024 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम यानी कि क्रीड़ांगन, जिसको साथियों साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं, ये जो मुकाबला हुआ ये कहाँ हुआ था बच्चों, ये मुकाबला हुआ ये कहाँ हुआ था, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथियों साल्ट लेक स्टेडियम, साल्ट लेक स्टेडियम, जिसको साथियों अभी बताते हैं, साल्ट लेक स्टेडियम, इसको और भी क्या कहा जाता है, इसको साथियों स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन भी कहा जाता है। समझ गए ना, यहाँ पर मुकाबला हुआ था, ये साथियों डूरंड कप का 133वां संस्करण था, डूरंड कप का 133वां संस्करण था, डूरंड कप का 133वां संस्करण था। और साथियों इसको जीता किसने था, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता था, मोहन बागान को हरा करके जीता था, मोहन बागान सुपर जायंट को हराकर जीता था। ऑप्शन ए आपका साथियों सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है, ये भी करंट का है। कहता पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कौन सी पैरा एथलीट एक ही पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी, दीप्ति जीवन जी, प्रीति पाल, अवनी लेखरा, रूबीना फ्रांसिस। तो देखिए साथियों बात हम बता दे, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल, किसने, प्रीति पाल ऐसी महिला बन गई वो भी भारत की ओर से साथियों जिन्होंने एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीते। और साथियों कौन, T35 श्रेणी, T35 श्रेणी, T35 श्रेणी, T35 श्रेणी में एक 100 मीटर की रेस में, एक 100 मीटर की रेस में और एक 200 मीटर की रेस में, दोनों में साथियों इन्होंने कांस्य पदक जीता, किसने, प्रीति पाल ने। आपका उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, ये साथियों महाराष्ट्र में किया। कहा, महाराष्ट्र में किया बच्चों, महाराष्ट्र के लातूर जिले में, महाराष्ट्र के लातूर जिले में इसका उद्घाटन किया। और इसके अंदर एक ध्यान केंद्र बना गया है, किसके, ये जो बना है विश्व शांति बुद्ध विहार, ये इसमें साथियों एक बनाया गया है क्या, ध्यान केंद्र, जिसमें 1200 अनुयायी बैठ सकते हैं, 1200 अनुयायी बैठ सकते हैं। समझ गए ना, 1200 अनुयायी बैठ सकते हैं, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा। इस प्रश्न में थोड़ा त्रुटि है, यहाँ पर सीधा सा बात, पहली बात होना चाहिए खाली स्थान में होना चाहिए पृथ्वी, खाली स्थान में होना चाहिए पृथ्वी। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट क्या है बच्चों, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। हालांकि ये जो लाइट ईयर्स है इसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ये प्रकाश वर्ष हालांकि है दूरी का ही मात्रक, है दूरी का ही मात्रक। प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों, देखिए प्रकाश की
चाल कितना होता है आप जानते हैं? प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस रफ्तार से साथियों, इसी रफ्तार से चलता है तो एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतनी दूरी तय कर लेता है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो इकाई है साथियों जो दो ग्रह, दो उपग्रह, दो साथियों पिंड के बीच की दूरी को निकालने या ज्ञात करने या दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपका उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता यह कि जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर साथियों धक्का देता? देखिए, आप मान लीजिए कोई ऐसे सड़क बना हुआ है, रोड मुड़ा हुआ है, जब कोई कार इधर की ओर जो जाता है, इधर की ओर कोई जाता है तो आपको इधर की ओर, जब वो कार इधर मुड़ता है, जैसे कि इधर कार गई तो कार इधर मुड़ी, तो आपको उसके विपरीत दिशा में धक्का क्यों लगता है? ऐसा क्या कारण होता है? ऐसा साथियों न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। इनकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। और ऐसा लगता है कि साथियों कि अपकेंद्र बल का महसूस होता है। हालांकि उसमें कोई अपकेंद्र बल या अभिकेंद्र बल नहीं लगता है, लेकिन ये अपकेंद्र बल का ही प्रभाव होता है। साथियों समझ गए ना? ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाता है बच्चों? आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये साथियों हो जाता है। देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है बच्चे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो देखिए बच्चों, हम आपको बताते हैं, ये हो गया टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में यदि आना है आपको सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट में आना है यदि आपको सेल्सियस से, तो ठीक है। देखिए फारने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, सी से एफ में आने के लिए, सी से सेल्सियस हो गया, ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आने के लिए बच्चों क्या करना होगा? आपको एक सूत्र अपनाना होगा। आपको एक सूत्र अपनाना होगा कि 32 डिग्री प्लस 9/5 प्लस 9/5 जो भी टेम्परेचर दिया हो, जो भी टेम्परेचर दिया हो, यहाँ पर जो भी टेम्परेचर दिया हो सेल्सियस में, समझ गए ना? उसी को कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करते, तो सी का तो दिया नहीं, सी है 0, हमको लाना है एफ में, तो ये छोड़िए, एफ में लाना 32 प्लस 5। अब कितना? 9/5 कितना डिग्री लाना है? 0 सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर के जगह पर 0 डिग्री का मान पता करना, इसको 0 से करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। जब सब 0 होगा तो 32 में प्लस होगा 0, और 32 में 0 जोड़ने से कोई मान परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ही हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ऑप्शन आपका डी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है? नीचे एक अभिकथन दिया है। नीचे बच्चों देखिए एक अभिकथन, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। ये देखिए हो गया आपका अभिकथन। अभिकथन ये हो गया, क्या कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और ये रहा आपका रीजन यानी कि कारण। क्या कहता है? अल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। अब सही विकल्प चुनना है आपको। अब देखिए ए विकल्प क्या कहता है? ए मतलब अभिकथन, आर मतलब कारण। तो देखिए ए और आर दोनों ही सही, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। तो सही लेकिन व्याख्या भी हो रही है। अब यहाँ पर दूसरा दिया ए और आर दोनों सही, और आर ए की व्याख्या करता है। बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा। अब व्याख्या आप कहेंगे तो करके हमको आपने दिखाया नहीं, चलिए हम दिखा देते हैं व्याख्या करके। हम आपको व्याख्या करके बच्चा दिखा देते हैं। देखिए अल्कोहल, अल्कोहल साथियों क्या होता है? देखिए पारा पहले आप समझिए, पारा जो होता है, अब यहाँ पर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर की जगह अल्कोहल का, क्योंकि पारा साथियों 38 डिग्री सेल्सियस
38 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है। ये 38 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जबकि एल्कोहल, जबकि साथियों एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल बच्चों क्या होता है, एल्कोहल 119 119 या फिर 114.9 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए आवश्यक है। इसीलिए ये दोनों सही है और दोनों की उचित व्याख्या हो रही है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए क्या कहता है, शब्द राडार, शब्द राडार किससे व्युत्पन्न है, किससे मतलब कि रडार का पूरा नाम क्या है, रडार का पूरा नाम क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका पूरा नाम हो जाता। ऑप्शन डी सही जवाब। साथियों ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो चैप्टर वाइज क्लासेस चला रहे हैं उसमें ये पढ़ा चुके हैं पहले भी, और फिर से देखिए प्रैक्टिस सेट में भी आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है, कैप्चा, कैप्चा जो कंप्यूटर में होता आप जानते हैं, मोबाइलों में भी आता, किसी फॉर्म को भरते समय कैप्चा क्या होता, कैप्चा ये होता कि कोई रोबोट तो नहीं ये साइट हैक करना की कोशिश कर रहा, इसीलिए कैप्चा आता है। और कभी कभी तो इनबॉक्स वाला चेक टिक मार्क का भी ऑप्शन देता है। तो ये जो कैप्चा है ये क्या एक प्रकार का है, ये साथियों मानव इनपुट को मशीनों इनपुट से अलग करने के लिए है, क्योंकि वो जान सकता है कि कौन मशीन यानी कि कौन रोबोट है और कौन मनुष्य है। समझ गए ना। ऑप्शन भैया ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि भारतीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय अनुसंधान केंद्र, ठीक है बच्चों, भारतीय अनुसंधान सॉरी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई ये बतलाना है। ये बच्चों 1969। ये आपको ये भी तो पता होना चाहिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कौन है, ये साथियों इसरो है। कौन है, ये इसरो है। इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना बच्चों हुई 1969 ईस्वी में। इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय बच्चों जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ पर बच्चों, बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो ठीक है बच्चों, बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा इसका मुख्यालय, बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक हो जाएगा इसका वो, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, न्यूक्लियस, देखिए क्या कहता है, न्यूक्लियस में खाली स्थान, यहाँ पर कोई चारों विकल्पों में से एक विकल्प आएगा। न्यूक्लियस में किसका परमाणु मतलब न्यूक्लियस में कौन होता है जो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो होता है साथियों निगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो होता है निगेटिव, ठीक है बच्चा निगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन तो होता है साथियों उदासीन, ना तो ये प्लस चार्ज होता है और ना ही इसमें माइनस। और साथियों ये प्रोटॉन जो होता है ये प्लस चार्ज होता है। इसके ही वजह से साथियों जो होता है कौन, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक को दर्शाया जाता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर परमाणु यानी कि प्रोटॉन होंगे उस परमाणु के अंदर। समझ गए ना। हालांकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक परमाणु, जैसे कि साथियों देखिए सोडियम, जैसे कि सोडियम देखिए बच्चों, सोडियम, सोडियम जो होता है बच्चों Na इसका सूत्र होता है। ये आवर्त सारणी में 11 नंबर पर आता है। तो ये जो 11 नंबर हो गया यही बच्चों इसका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। यही बच्चों इसका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। और ये 11 परमाणु क्रमांक तो हो गया बच्चों। अब ये परमाणु क्रमांक 11 हो गया, 11 के साथ साथ बच्चों इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन ही दर्शाता है। और 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। समझ गए ना। ये दर्शाता है साथियों परमाणु क्रमांक का मतलब होता है ये, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में उपस्थित होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है, कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको साथियों
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा हमको देना पड़े, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा चाहे प्रकाश के रूप में, विद्युत के रूप में और अन्य किसी रूप में साथियों, उसको कहा जाता है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी कहा जाता है जिसमें हमको अब ऊष्मा या कुछ गर्मी या ऊर्जा अलग से देनी पड़ती है बाहर से, उसको ऊष्मा शोषी कहा जाता है। समझ गए ना। या सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है या निकलती है या मुक्त होती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है या अवशोषण होता है, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपका उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है सूखी बर्फ क्या होता है बच्चों? सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप होता है। ठोस रूप होता है, CO2 का एक ठोस रूप होता है। और इसकी एक विशेषता खास यह है बच्चों कि यह डायरेक्ट ठोस से CO2 के फॉर्म में आता है। CO2 एक गैस है, ये गैस के फॉर्म में आ जाता है, सीधा ठोस से गैस के फॉर्म में आता है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। आपका उत्तर ऑप्शन सी होता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन होता? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कौन होता है बच्चों? तो देखिए आप लोग, क्या कहता है कि प्याज की कोशिकाओं के भीतर साल्फेनिक अम्ल होता है। कौन सा बच्चे? साल्फेनिक अम्ल होता है। साल्फेनिक अम्ल होता है। ठीक बच्चा, साल्फेनिक अम्ल होता है। और ये साथियों साल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। और या फिर ये यौगिक अर्थात ये एंजाइम होता है। साल्फेनिक अम्ल की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं और ये साथियों मिलकर, ये किसके साथ मिलकर, ये आंखें के जल के साथ मिलकर प्रोपेनेथियाल एक ऑक्साइड बना लेते हैं, जो साथियों आंखों में जाकर के सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण आंखों में जलन होती है और आंसू जो बहते हैं वो ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है और आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ये साथियों सल्फर के कारण भी हो सकता है, क्योंकि साल्फेनिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है ग्रेफीन। ये जो ग्रेफीन है ये क्या होता है बच्चों? ग्रेफीन क्या है ये आपको बतलाना है। ग्रेफीन बच्चों क्या होता है? ग्रेफीन एक sp2 संकरण का कार्बन परमाणुओं का एक पतली झिल्ली होती है। क्या होती है? पतली झिल्ली होती है। समझ गए ना बच्चों? क्या होता है बच्चे? पतली झिल्ली होता है एक। और इसका साथियों ये कार्बन का ही एक रूप होता है। क्या होता है बच्चों? कार्बन का ही एक रूप होता है ग्रेफीन। ये और साथियों देखिए कार्बन के रूप क्या होता है? कोयला, ग्रेफीन, फुलेरिन्स ये सभी कार्बन के एक अपर रूप होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है C12H22 और O11 ये किस रूप में जाना जाता है? ये साथियों C12H22 O11 इसको साथियों शक्कर के रूप में जाना जाता है। शक्कर के रूप में जाना जाता है। शक्कर को चीनी भी कहा जाता है। शक्कर को बच्चा चीनी भी कहा जाता है। ये एक यौगिक होता है जो टूटने पर बच्चों क्या देता है? टूटने पर बच्चे क्या देता है? टूटने पर ग्लूकोज देता है। टूटने पर ग्लूकोज देता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र बच्चे क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C2C6H12 और बच्चे O6 ये हो जाता है ग्लूकोज का सूत्र। और एक अणु का निर्माण करता है फ्रक्टोज, उसका भी सूत्र यही लगभग होता है। ये ग्लूकोज का ही एक भाग होता है। आपका साथियों उत्तर ऑप्शन बी में दे रखा है। शक्कर और चीनी एक ही चीज होता है, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं? साथियों क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा को पादप कोशिका है जो केवल पादप में पाया जाता है और पशुओं में नहीं पाया जाता है।
और साथियों इसकी खोज किसने की थी बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी खोज बच्चों सिम्पर नाम के व्यक्ति ने करी थी। किसने? सिम्पर नाम के व्यक्ति ने करी थी। सिम्पर नाम के व्यक्ति ने करी थी। सिम्पर सिम्पर नाम के व्यक्ति ने करी थी। और साथियों बता दें, इसमें साथियों क्या होता है, हर एक कलर का एक वो वर्णक होता है जो क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियां हरी रंग की होती है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका उत्पादन, मतलब वो किसका उत्पादन करता है? लैक्टोज का, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। तो वो साथियों लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। उत्पादन किसका होता है? लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। दूध में क्या साथियों पाया जाता है? दूध में बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टिक्स या फिर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और ये साथियों ये क्या बनाते हैं? जब दूध खट्टा हो जाता है तो ये साथियों लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, क्या कहता है? कहता पौधों के विकास के लिए मिट्टी के पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल यानी कि उत्तम मानी जाती है? साथियों पौधों के लिए 5.5 से यानी कि 5.5 से 7.5 पीएच मान, 7.5 पीएच मान जो है ये सर्वाधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें उर्वरक क्षमता और ये सभी चीज सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। तो आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है कि नीचे में से जो कौन है ये एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? ये एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं, इन चारों में से ये आपको बतलाना है। तो देखिए बाल या सॉकेट ये भी है, और ग्लाइडिंग भी है, और सैडल भी है। तो साथियों ये जो माइक्रो है यही नहीं है आपका उत्तर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका उत्तर हो जाएगा बाकी सभी है। ये माइक्रो जो है ये मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, कार्पस कॉलोसम, मिड ब्रेन। तो साथियों कुछ बच्चे मिड ब्रेन लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे? मिड ब्रेन लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि सरासर क्या होता है वो है गलत। तो प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क हो गया ये। और इसी को साथियों सेरेब्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरेब्रम कहा जाता है। आपका उत्तर देखिए सेरेब्रम कहाँ दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं बच्चे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति वो क्या कर सकता है? ए बी और ओ रक्त वाले वर्ग को रक्तदान कर सकता नहीं बच्चों। ये ओ वाले को कहाँ रक्तदान करेगा? ओ तो केवल उसे ही ले सकता है, बाकी दे सबको सकता है। ये सार्वभौमिक रक्तदाता है नहीं, सार्वभौमिक रक्तदाता तो ओ ग्रुप का है। ये किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति से ले सकता है, ये इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति से अपना ब्लड ले सकता है, समझ गए ना? ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ओनिरोलॉजी भगवान का, स्वप्न का, नींद का, रंग का। ओनिरोलॉजी जो है ये स्वप्न का अध्ययन करवाता है। किसका? स्वप्न का अध्ययन करवाता है। ओनिरोलॉजी जो है इसके अंतर्गत स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है? ये कहता है बौद्ध दृश्य कला, बौद्ध दृश्य कला की एक शैली गांधार कला है, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई, जिसका बड़े पैमाने पर विकास किस वंश के दौरान हुआ? इसका बड़े पैमाने पर विकास कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय हुआ था।
कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय हुआ था। तो इस तरीके से साथियों इसका ज्यादातर विकास कुषाण वंश में ही माना जाएगा। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है, ये रहा। कहता अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे ये आपको बतलाना है। वे किसके पोते थे? वो बच्चे पुत्र तो चंद्रगुप्त, वो पुत्र तो बच्चे बिंदुसार के थे। पुत्र किसके थे? बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, बिंदुसार के पुत्र थे। और इनका पुत्र कौन था? अशोक ही थे। ठीक बच्चों। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके पिता। तो भैया ये कौन हो गया? अशोक किसके पोता थे? अशोक बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाता है। देखिए सही सही एकदम जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है। प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या कहता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1529, 1542, 1540, 1539। तो साथियों देखिए ये जो चौसा का युद्ध लड़ा गया ये 1539 को लड़ा गया था। ऑप्शन डी आपका साथियों सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन डी आपका साथियों सही जवाब हो जाता है। बाकी हम आपको बतला दें 1540 में, 1540 में कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। और ये साथियों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़े गए युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध है। कन्नौज में 1540 का युद्ध हुआ। और साथियों ये 1529 दिया गया है, 1529 को कोई नहीं। और ये साथियों और आपको बता दे, और आपको बता दे देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध बच्चों 1532 को हुआ, 1532 को। और साथियों और सरहिंद का युद्ध, सरहिंद, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध बच्चों 1555 में हुआ था, 1555 में हुआ था। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर किस वर्ष में शहीद हुए? किस वर्ष? ये साथियों 1716 ईस्वी, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है। ये करेंट का साथियों है, ये करेंट का क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है। देखिए कहता 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? उसका नाम है INS हरिघाट, INS हरिघाट नाम, हरिघाट नाम है। इसको साथियों किसने वो किया? इसको साथियों INS, इसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी करंट का है बच्चे, ये भी करंट का कहता है 24 अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्र सरकार ने कितने नए जिलों का गठन किया? तो बच्चे 5 नए जिलों का गठन किया गया। कहिए तो उनका हम नाम भी बता दें, तो कहिए तो उनका नाम भी बता दें। देखिए चलिए बता देते हैं उनका नाम क्या है। एक का नाम है जंस्कर, एक का नाम है जांस्कर। ठीक है बच्चे, एक का नाम हो गया जांस्कर। और दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है द्रास, दूसरे का नाम है द्रास। और तीसरे का बच्चे क्या नाम है? तीसरे का नाम है श्याम, शाम। और चौथे का क्या नाम है? नुब्रा, चौथे का नाम है नुब्रा, चौथे का नाम नुब्रा। और पांचवे का क्या नाम है बच्चों? पांचवे का नाम है चांगथांग, चांग, चांगथांग। ये साथियों पांचवे का नाम है चांगथांग। समझ गए ना? पांचों डिस्ट्रिक्ट के नाम बता दिए मैंने, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते? ये ज्वार भाटा से प्रभावित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। कौन? मैंग्रोव वन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए क्या कहता है। इडुक्की, क्या कहता है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाया गया?
ये साथियों पेरियार नदी पर बनाया गया है। किस पर? पेरियार नदी पर बनाया गया। और ये कहाँ है? ये साथियों केरल में है। ये केरल में है साथियों। ऑप्शन आपका डी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता अंगूर की खेती, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? किस क्षेत्र की विशेषता? ये भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय की क्षेत्र की विशेषता है। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता है साथियों। क्या हो जाता है? ऑप्शन सी बच्चे आपका सही जवाब हो जाता है। और ये साथियों दारू उद्योग में सर्वाधिक भूमिका निभा रहा है। कौन? अंगूर की खेती। दारू यानी कि वाइन उद्योग, वाइन उद्योग, दारू या फिर वाइन उद्योग में अत्यधिक इसकी भूमिका हो रही है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होता है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिए। साथियों इस वीडियो को बनाने में साथियों प्रश्न ढूंढने में बहुत टाइम लग गया हमको। और साथियों एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर साथियों डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाता और साथ ही लेटेस्ट किताब का पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो साथियों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और पीडीएफ प्राप्त करते रहिए। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।